नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सबिया ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात उर्दू की एक ऐसी काबिल फ़ख्र शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने बरसों अपनी तहरीरों से क़ारीन के फ़िक्री ज़ौक़ की रहनुमाई की है और आज भी कर रहे हैं, जिनकी तहरीरों में तवाज़ुन, बसीरत और एहतिहाज़ की नुमाया समझ मौजूद है, और जिन्होंने बहैसियत मुदीर न सिर्फ ख़बरों के मेयार को बुलंद किया बल्कि उर्दू सहाफ़त को समाजी बेदारी, अक़लियती मसाइल और हक़ और सदाक़त की आवाज़ से जोड़े रखा, और जिनकी शख्सियत आज भी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। तो आइए मिलिए हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मशहूर मुसन्निफ़, कॉलम नवीस, सहाफ़ी और रोज़नामा सालार के साबिक़ मुदीर आली जनाब इफ्तिख़ार अहमद शरीफ साहब। इफ्तिख़ार अहमद शरीफ साहब का इस्तक़बाल हम इन अशार से करते हैं। खुश कलामी खुश मिजाजी आपकी पहचान है, खुश कलामी खुश मिजाजी आपकी पहचान है, बज़ला संजी आपकी तहरीर से है आश्कार, खिदमत उर्दू को वक़्फ़ कर दी है अपनी ज़िंदगी, खिदमत उर्दू को वक़्फ़ कर दी है अपनी ज़िंदगी, इफ्तिख़ार व शान उर्दू है जनाब इफ्तिख़ार। जनाब इफ्तिख़ार अहमद शरीफ साहब, सालार डिजिटल के तमाम ओहदेदारान, अराकीन, नाज़रीन की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जी। तो इफ्तिख़ार साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका बचपन, आपकी इब्तिदाई तालीम और फिर आपकी फैमिली के बारे में बताइए। जी, मैं शहर कोलार से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी। इब्तिदाई तालीम प्राइमरी से लेकर डिग्री तक कोलार ही में मैंने मुकम्मल की। जी। वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरमा दोनों जो हैं दर्स तदरीस से वाबस्ता रहे। जी। और इब्तिदाई तालीम के बाद बेंगलोर आया, यहाँ के आरवी कॉलेज में मैंने तालीम का सिलसिला जारी रखा। जी जी हाँ। तो यहाँ पर आपने उर्दू से तालीम हासिल की, आपने कहा, तो आरवी कॉलेज से एमए बीए किया आपने? और बीएड किया मैंने। बीएड किया, अच्छा। किया मैंने। जी। तो उर्दू से फ़कत प्राइमरी लेवल तक उर्दू में तालीम जी जी, 7th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद जो है पूरा डिग्री होने तक या फिर बीएड होने तक जो है अंग्रेजी। अच्छी बात है। उसके बाद आपने कहीं पर मुलाजिमत नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं की, इसलिए जी कि मुझे अखबार में काम करने का बेहद शौक था। पहले से शौक था। कॉलेज के ज़माने में एक ग्रुप था हमारा, जी जी हाँ, तलबा का। हाँ। वो हर मौजू के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा करते थे। उसमें मैं भी लिखता था और बाकायदा जो है उसकी शायत होती थी पासबान में, आज़ाद में, उस वक्त बहुत पॉपुलर अखबार थे। फिर रोज़नामा सालार में माशाल्लाह बगैर किसी कांट छांट के जब छपते थे तो अंदर से एक एतमाद पैदा हुआ कि हम लिख सकते हैं, उर्दू लिख सकते हैं, सही उर्दू लिख सकते हैं। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, इफ्तिख़ार साहब ये बताएं कि आपके सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ कब और कैसे किया हुआ? बल्कि मैं ये पूछना चाहूँगी कि कौन से अवामिल थे जिसने आपको इस मैदान की तरफ राग़िब किया? नहीं, अवामिल तो सबसे पहले तो अखबार बीनी का शौक बचपन से था और अखबार में काम करने का शौक और ज़्यादा था। और जब हमारे मज़ामिन मुसलसल शाये हुए जी तो अंदर से एक हिम्मत पैदा हुई कि मैं अखबार में दाखिल हो सकता हूँ। जी जी। फिर ये मेरी खुशकिस्मती कहिए कि उसी वक्त रोज़नामा सालार में एक इश्तिहार शाये हुआ। अच्छा, सभी एडिटर्स की जरूरत है। जी जी हाँ। मैं वहीं पर आ रही थी कि रोज़नामा सालार से आप कई बरसों से वाबस्ता है, तो आप मुझे बताइए कि शुरुआत कब, कैसे और कहाँ से हुई? 1983 की बात है। 1983 में इश्तिहार छपा था कि सब एडिटर्स की जरूरत है सालार को। मैं फौरी चला आया, मैंने अर्जी दाखिल कर। उस वक्त तक क्या आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी? जी माशाल्लाह। आरवी तौर पर इधर काम भी कर रहा था, लेकिन काम सालार में, काम किसी भी अखबार में करने का शौक था। तो सालार में जैसे ही शहर देखा मैं सीधे बेंगलोर आया और अर्जी दे दी। तो ज़ियामीर साहब मरहूम ने मेरा इंटरव्यू लिया और कुछ तर्जुमा करने के लिए अंग्रेजी खबरें दी मुझे। मैंने तर्जुमा किया उसका, तो ज़ियामीर साहब ने बताया कि तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक है लेकिन अखबारी ज़बान नहीं है। अच्छा, हाँ। मैंने कहा कि मुझे कभी तजुर्बा भी नहीं हुआ अखबारी ज़बान लिखने। जी जी हाँ। अगर मैं यहाँ आपके साथ काम करूं तो शायद सीख जाऊंगा। उसके बाद मुझे रहमान खान साहब के पास भेजा गया। उस वक्त आप एडिटर इन चीफ थे, रहमान खान साहब। जी जी पता है। जी हाँ। रहमान खान साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया, ऐसे ज़बानी इंटरव्यू लिया, और उन्होंने कहा कि देयर विल बी नो स्पून फीडिंग हियर मिस्टर। आई वाज वेरी यंग देन। मिस्टर इफ्तिखार, यू हैव टू कम अप ऑन योर ओन। मैं कहा कि जरूर सर,
I was appointed. जी जी। अच्छा, तो आपके साथ दूसरे उम्मीदवार नहीं थे इस इंटरव्यू नहीं, के इससे लिए? पहले 6 उम्मीदवारों का एंट्री हो चुका था। उन्हें 3 माह की ट्रेनिंग भी दी गई थी। अच्छा। पता नहीं क्या वजह थी इसकी कि उन 6 में से किसी को भी मुंतखब नहीं किया गया। उसमें MA गोल्ड मेडलिस्ट भी थे जी जी। और दूसरे भी थे, लेकिन किसी को किसी का इंतखाब नहीं हुआ। हाँ जी। उसके बाद एक तो शायद आपकी किस्मत में लिखा हुआ था या मेरी ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरा किया। कर दीजिए। तो इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइए कि सालार में आपने बहुत सारे सहाफ़ियों की रहबरी में या उनकी सोहबत में आपने काम किया, तो ये तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैं इस वक्त बिलखुसूस मेरे 2 सहाफ़ियों का नाम लूंगा जो सालार से वाबस्ता थे। एक मरहूम मीर बदरुद्दीन अली साहब, जी जी जी, और दूसरे मीर जिया मीर साहब। जी जी। इन दोनों की सरपरस्ती में मैंने बहुत सीखा। यूं समझिए कि उन्होंने मुझे सहाफत के पूरे गुर सिखाए। जी जी। बदरुद्दीन अली साहब, क्योंकि उम्र ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए मैं ज्यादातर उन्हीं के साथ रहता। जी जी। वो मुझे कदम कदम पर मेरे रहनुमाई की, और उसके बाद थोड़ा बहुत सीखने के बाद जिया मीर साहब से मुझे बहुत सीखने का शरफ हासिल हुआ। हाँ जी जी। इन 2 मरहुमीन को खुदा ताला बहुत काबिल शख्सियतें थी, बहुत काबिल। मैं कभी इनको नहीं भूलता। उसके बाद वक्तन फवक्तन वास्ती अस्कर रजा वास्ती साहब से भी मैंने मदद ली। कभी कभी कोई लफ्ज जहन में ना आता तो अब्दुल खालिक साहब जो पासबान के चीफ रिपोर्टर थे उस वक्त, उनसे भी मदद लिया करता था ताकि हमसे कोई गलती ना हो। जी हाँ। तो आप ये बताइए कि आप सालार के एडिटर कब बने आप? मैं तकरीबन सही तारीख तो याद नहीं है। कितने साल लगे आपको सीखने के बाद? तकरीबन 30 वर्षों तक मैं पहले सब एडिटर रहा। जी जी। उसके बाद सीनियर एडिटर बनाया गया। जी जी। उसके बाद जो है इस ओहदे पर आया मैं। उस जमाने में ये शेख अली साहब भी थे? हाँ, शेख अली साहब बहुत बाद चीफ एडिटर बने। मकसूद अली खान साहब के इंतकाल के बाद जो है शेख अली साहब आ गए। हम तो उस वक्त थे जब इब्राहिम खलीलुल्लाह खान साहब मैनेजिंग एडिटर हुआ करते थे। तो आप ये बताइए इफ्तिखार साहब के सालार के एडिटर बनने के बाद आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके सामने? नहीं, हर दिन किसी भी सहाफ़ी के लिए और एडिटर के लिए बिलखुसूस चैलेंज होता ही है। हर रोज एक चैलेंज है। हर रोज एक चैलेंज। जी जी। तो कुदरती बात है। कुदरती है जी। आप जो भी एडिटर बनता है किसी भी अखबार का क्यों ना हो, उसके सामने हर दिन एक चैलेंज होता है, और चैलेंज का मुकाबला करना जो है पड़ता है। वो तजुर्बे की बुनियाद पर हो भी जाता है। जी जी। तो अच्छा, मुझे इफ्तिखार साहब ये बताइए कि जब आप सालार के मुदीर बने तो खबरों के इंतखाब में आप किन उसूलों को अहमियत दिया करते थे? नहीं, मैं हमेशा इस बात को तरजीह देता था कि न्यूज़ अच्छी हो और सच्ची हो। न्यूज़ अच्छी हो और सच्ची हो, और हंगामा खेज ना हो, खामखाब लोगों को बरंगेख्ता करने वाली खबरें ना हो। जी जी। या फिर अफवाहों की बुनियाद पर बनाई जाने वाली खबरें ना हो। सच्ची हो खबरें, ऑथेंटिक हो, और ख़ारीन की दिलचस्पी। तो आप खबरों को काट छाट कर जो है। जी हाँ। तो सारी रात आपको उसके लिए जागना पड़ता होगा। 7 बजे से मेरा काम शुरू होता था, रात के 2 बजे तक हम काम करते थे। जी जी। काट छाट तो लाजमी था। लाजमी, जी हाँ। वरना जो है कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी ने न्यूज़ भेजी रिपोर्टर ने, और हमारे सभी एडिटर्स ने उसको शाया कर दिया, तो उस साहब ने जिनके खिलाफ लिखा गया था फोन कर दिया, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। इस सिलसिले में मुझे 2-3 बार बेंगलुरु से बाहर भी मैं वही पूछना चाह रही थी कि किन किन जो है परेशानियों का आपको सामना परेशानियां हुई, अदालत में जाना पड़ा, एडिटर बहरकैफ उसमें हमारी कामयाबी हुई। उससे पहले एक और नामा निगार ने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किया था, तो बहैसियत एडिटर। यानी आप ये कहिए कि सच बोलने की सजा मिली है क्या? फिर किसी और की गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ी। लेकिन जब आप एडिटर बनते हैं जी तो लाजिमन जो है आप ही मोरिदे इल्जाम जाएंगे। गलती चाहे सब एडिटर की हो, रिपोर्टर की हो, किसी की हो, सारी सजा आप ही के सर पर आती है। जैसे शाबाशी भी मिलती है, काम किसी का क्यों ना हो, शाबाशी एडिटर को मिलती है, बिल्कुल इसी तरह इसके बरक्स भी मामला होता है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि आपने उर्दू सहाफत का माजी भी देखा है, हाल भी और मुस्तकबिल भी देख रहे हैं आप, तो
تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا دور کون سا لگا ہے؟ جہاں تک میں جانتی ہوں کہ ماضی میں جو ہے اردو صحافت کا یہ اصول رہا ہے کہ مرغ لڑائے جائیں گے بوٹی کے واسطے، اخبار نکالے جائیں گے روٹی کے واسطے، وہ زمانہ اور تھا۔ اس کے بعد آزادی کے زمانے میں جو اخبارات نکالے جاتے تو ان کا یہ اصول رہا کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کون سا دور پسند ہے؟ ماضی کا دور بہت اچھا رہا، بہت شاندار، بہت شاندار۔ اور 35-36 برس قبل تک بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کا رول تمام اخباروں کا بہت اچھا رہا۔ اب حال میں تو وہ بات نہیں رہی، اور مستقبل کا تو کوئی نہیں کہہ سکتے۔ آپ مستقبل سے آپ کچھ نہیں، نراش تو نہیں ہوں، لیکن مایوس تو نہیں ہوں، لیکن اس میں تھوڑی بہت کمی ضرور آئے گی، اس لیے کہ الیکٹرانک دور شروع ہوا ہے۔ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمام خبریں جو بھی لکھی جا رہی ہے آج وہ اے آئی کی بدولت لکھی جا رہی ہے، یا ہر چیز جو ہے اس میں وہاں پر کچھ نہ کچھ ٹچ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ خاص خبریں نہیں سن رہے بلکہ کچھ فیک باتیں بالکل فیک۔ یہ گودی میڈیا جب سے آیا جی ہاں، تو فیک خبروں کا بہت زیادہ جو ہے اشاعت ہونے لگی ہے، جی اور سچی خبریں تو نہیں مل رہی، اچھی خبریں تو نہیں مل رہی، ہنگامہ خیز خبریں، دلانے والی اشتعال انگیز خبریں آ رہی ہیں، اور سچ کا جھوٹ کا سچ، بلکہ یوں کہے کہ سچ نام تو ہے ہی نہیں۔ ہاں، بس وہ کہاوت جیسا مشہور ہے نا، چیل اڑی تو بھینس اڑی، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا افتخار صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے پرنٹ جرنلزم کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ اب پرنٹ میڈیا جو ہے، آج کوئی خبر سامنے آئی تو اس کو پڑھنے کے لیے کل تک انتظار کرنا ہے، پرنٹ میڈیا کی جہاں تک بات ہے۔ اب موبائل کا زمانہ ہے، آن میں آپ کو خبریں سوشل میڈیا چھوٹی سے لے کر بڑی خبریں تک آپ کو پتہ ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پرنٹ میڈیا کا تھوڑا زور کم ہوا ہے، لیکن پرنٹ میڈیا ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، نہیں، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، شوقین حضرات ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اخبارات کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، ورنہ جو ہے کچھ سالار اور دوسرے جو ہے جتنے بھی اخبار ہیں وہ اب تک بند ہونا چاہیے تھے، اب بالکل کم ہونا چاہیے تھا، لیکن سالار کی تعداد تو گھٹی نہیں، اور صرف بنگلور سے شائع ہوتا تھا پہلے، اب تو گلبرگہ سے شائع ہو رہا ہے، پوری سے شائع ہو رہا ہے، تو گھٹی نہیں، لیکن پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، اور اردو پڑھنے والوں اردو کے قارئین ختم ہوتے جا رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ جی، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے، اور ہماری نوجوان نسل کے لیے یہ المیہ ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور اردو پڑھ نہیں سکتے۔ اچھا افتخار صاحب، مجھے یہ بتائیے کیا اردو صحافت آج اپنے مقصد سے دور نہیں جا رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اپنے مقصد سے دور جا رہی ہے، لیکن جنرلی جو ہے صحافت دور جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اردو اخبار ایسا، انگریزی وغیرہ دوسری لینگویجز بھی بالکل اب تو گودی میڈیا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، کون سی خبر آنی ہے، کون سی خبر نہیں آنی ہے، اس کا فیصلہ نہ تو مدیر کر رہے ہیں، اب انگریزی اخباروں کی بات کر رہا ہوں میں، یا پھر ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں، وہاں سے جو حکم ہوتا ہے اس کے حکم کے مطابق لکھا جاتا ہے، پابند ہو گئے ہیں۔ جی، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور آج بھی یہ کہوں گی کہ آج کل کے لکھنے والوں میں وہ جرأت گفتار نہیں ہے، وہ جو ہے اپنی جرأت سے بات نہیں کر رہے، وہ بے بات ہے، نہ جرأت تحریر ہے جو آپ لوگوں میں تھی۔ یہاں پر میں یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کالم جو ہے انکہی بہت ہی زیادہ فیمس رہا، اور تقریباً آپ 12 سال سے یہ کالم لکھ رہے ہیں، اور میں نے ہمیشہ آپ کے کالم کو پڑھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ جو اس کالم میں بس سچائی پر جو ہے زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں جو آپ نے کالم لکھا تھا وہ طلبہ و طالبات کے بارے میں کہ 13% SLC بھونڈا مذاق، تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے ذرا۔ جس وقت SLC کا امتحان میں پاس ہوا اس وقت تو 9 سبجیکٹس ہیں ہمارے، 6 جو اب ہیں وہ پلس 3 الیکٹیوز تھے ہمارے، تو اس وقت جب میں فرسٹ اٹمپٹ میں پاس ہوا تو آدھے شہر کو کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اس لڑکے نے امتحان میں فرسٹ اٹمپٹ میں کامیابی حاصل کی ہے، تو اتنا امپورٹنٹ ایگزام تھا۔ اب out of 80 if you score 13 you are pass in the examination۔ یہ افتخار صاحب یہ بتائے کہ ماہرین تعلیم کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، تو ان کو جگانے کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ کیونکہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس 80 میں سے 13 مارکس لے کے پاس ہوتا ہے تو اس کا کیا مستقبل ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ اب
ये जो सोच रहे हैं, इनकी जो सोच है कि बच्चे इस उम्र में चूंकि नादान होते हैं, संजीदगी नहीं होती, जब वो डिग्री तक आ जाएंगे तो शायद उनके अंदर शऊर पैदा होगा और बहुत अच्छा लगेंगे, लेकिन ये तजुर्बा बिल्कुल नाकाम होगा। जी। जिस बच्चे को ढंग से लिखना भी नहीं आता वो पीयूसी कहाँ पास कर सकता है, और फिर डिग्री में आकर क्या करेगा? और पीयूसी टीचरों की तो अब नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही कम मार्क्स है पास होने के। 13 मार्क्स बहुत मजाक है। और 20 में से तो 20 मार्क्स तो असातिज़ा दे देते हैं, टीचर्स दे देते हैं स्कूल में, तो है ना। इसीलिए एक जज साहब ने ये भी यहाँ तक कह दिया कि आपको इम्तिहान रखने की जरूरत ही क्या है, यूं ही प्रमोट कर दीजिए बच्चों को। मैं समझता हूँ मैडम इसके खिलाफ आवाजें उठेंगी और अगले साल ही इसका जो है आपने बहुत अच्छा लिखा है। और तमाम माहिरीन तालीम को बैठकर एक फैसला करना होगा कि इस तरह की बातें हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, नौजवान नस्ल के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि वो तो और तनासना हो जाएंगे और ज्यादा पढ़ाई की तरफ से बेगाना हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ये भी लिखा कि पहले जब जिस वक्त अंग्रेज की हुकूमत थी तो अंग्रेज यहाँ के हिंदुस्तानियों को सिर्फ उतनी तालीम देते थे कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें ज्यादा क्लार्क बनाया जा सकता था। तो मैंने ये लिखा कि उस जमाने में वो हुआ, और आज की हमारी हुकूमत लड़कों को बेंजो जो है वो फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉयज बनाने डिलीवरी बॉयज या डिलीवरी गर्ल्स बनाने तक की तालीम देना चाह रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान होगा हम सब के लिए, लम्हा फिक्रिया है। हम सब जितने भी जो है एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उसको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं दूसरा सवाल पूछना ये चाहूंगी कि आप मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, शायद उसके सेक्रेटरी हैं। जी, मैं सदर हूँ। सदर है, माशाल्लाह सदर। तो आप ये बताइए कि इस सोसाइटी से जुड़ने के बाद आपको समाजी, तालीमी, माली किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ा है? तीनों मसाइल एक साथ। तालीमी मसला भी रहा, माली मसला भी रहा। अब देखिए हम कॉलेज वगैरह जो प्राइमरी से लेकर कोलार में हमारा डिग्री कॉलेज तक है, और हमारा मकसद पैसे कमाना तो है ही नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे दूसरी कॉलेज में पढ़ नहीं सकते फीस की वजह से, तो कम से कम हमारे पास आकर पढ़ लें। लेकिन मामूली फीस भी नहीं देते। इसकी वजह यह है कि एक तो गुर्बत है ही, उस पर तालीम का जो है शौक ही नहीं है, शौक ही बच्चों को पढ़ाने का, वालिदैन को भी शौक नहीं, वालिदैन को बिल्कुल, इसलिए क्यों अनपढ़ उनका उनकी खुद तालीम नहीं। 7th 8th स्टैंडर्ड पास करने के बाद बच्चे को किसी काम में लगा देते हैं। और ये भी बड़ी अफसोस की बात है कि 9वीं जमात की बच्ची है, अब वो 10th में नहीं आती, जब उससे पूछा जाता है कि वो बच्ची नजर नहीं आई, क्यों नहीं आई, उसकी शादी हो गई। क्यों हो गई? नहीं, एक अच्छा रिश्ता आया था इसलिए शादी हो गई। क्या रिश्ता आया था? ऑटो ड्राइवर। ये इन तमाम मामला से मैं भी गुजर चुकी हूँ। कॉलेज में थी तो सेकंड ईयर पीयूसी की बच्चियों की जो शादियां कर दी जाती थी, वो कहते थे मैडम पढ़ा के बच्चों को करना क्या है। अब उनको हम समझा के हम थक जाते थे कि नहीं बहुत। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत सी बच्चियों को जो है तालीम की तरफ रागिब किया है, उनकी जो डिग्री मुकम्मल करवाई है। और हमारा अगर कॉलेज कोलार में ना होता, अल्लाह की फजल से बहुत सारी बच्चियां पढ़ भी ली अपनी गुर्बत के बावजूद पढ़ भी ली, और वहाँ के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, बहुत अच्छे नतायज हमारे आए, और अच्छी जॉब भी कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियां वहाँ से पढ़कर गई हैं माशाल्लाह। तकरीबन प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक 1000 बच्चियां पढ़ रही हैं हमारे पास। तो इफ्तिखार साहब, क्या आप माहिर तालीम भी हैं, आप सहाफ़ी भी हैं, आप तो आप क्या नहीं समझते कि इन तमाम चीज़ों के सुधार के लिए हमको कुछ न कुछ करना चाहिए? कुछ ऐसा मैं समझती हूँ कि बेदारी प्रोग्राम हर महीने और 2 महीने में रखना चाहिए, और असातिज़ा को बताना चाहिए कि जो वालिदैन आते हैं उनको समझाया जाए कि बच्चों की तालीम की तरफ से आप बेफिक्र न रहें। नहीं, वो तो होता है, लेकिन वालिदैन को समझाना सबसे मुश्किल काम है। वो शीरीन फरहाद के लिए तो मैं समझता हूँ कि दूध की नहर निकालना आसान था, जो ये शीर लाना है वालिदैन को समझाने के। अब एक ऐसा वाक़या आपको सुनाना चाहूंगा मैं कि एक बच्ची ने अचानक स्कूल का सिलसिला तर्क कर दिया। हमने पूछा क्यों, तो बहनवी ने एतराज किया
ओहो हो, कहाँ तक धमकी दी, अगर मेरी साली को आप पढ़ाना, ये सास को धमकी दी जा रही है जी, हाँ। दामाद की तरफ से, अगर मेरी साली को आप कॉलेज भेज रहे हैं तो मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा। ओहो हो। जस्ट इमेजिन मैम वेयर वी आर गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग। नहीं, अगर कुछ ज्यादती करते तो मुमकिन था कि वो नालायक ये दबी कर बैठता। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है, धमकी ऐसी। तो उस डर से जो है उन्होंने अपनी बच्ची को कॉलेज से निकाल दिया। जी हाँ। तो अब ये बताएं, अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात पूछना चाहूंगी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको सच बोलने की कोई कीमत चुकानी पड़ी हो? जैसे कि आपने पहले बताया, तो और भी जरा कुछ बताइए। नहीं, सच बताने की कीमत इसलिए नहीं चुकानी पड़ी कि मरहूम अली हाफिज साहब जो चीफ रिपोर्टर थे सालार के, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था जी कि एडिटर को ये मालूम होना जरूरी नहीं कि कौन सी खबर आनी है, उसे ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी खबर नहीं आनी है। वो एडिटर होता है, वो एडिटर तो होता है। बड़ी अच्छी बात है जी। बड़ी अच्छी बात है। तो हमें ये मालूम था कि कौन सी खबर नहीं आनी है, इसलिए लेकिन उसके बावजूद हुआ वक्तन फवक्तन, कभी सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, कभी हमारे अपने लीडरों के खिलाफ भी लिखना पड़ा। लेकिन आप तो बहुत बेबाकी से लिखते थे। लेकिन मोहतात अंदाज से भी लिखा। लेकिन इसका कभी कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया, मेरे साथ बिलखुसूस कोई मसला पेश नहीं आया। कभी कभी हो जाते हैं, किसी की न्यूज आ जाती है तो लड़ने झगड़ने भी आ जाते हैं। जी जी हाँ, उसको संभालना भी पड़ता है, ऐसा होता है अखबार में। तमाम डेक्कन हरल्ड का कितना बड़ा मामला हुआ। जी 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 जी, हर अखबार के साथ होता है। तो कभी आपको डर महसूस नहीं हुआ? जी अच्छा, मैं जो है इफ्तिखार साहब से बहुत ही तेजी के साथ सवालात करूंगी और इफ्तिखार साहब आपको उतनी ही तेजी के साथ बर्जस्ता जवाबात देने होंगे। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। जी। तो आप बताइए, एक लफ्ज में सहाफत। जान जोखिम में डालना। अच्छा, खबर या तजिया? दोनों। प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया? आई प्रीफर प्रिंट मीडिया। सच या मसलहत? इम्तिजाज दोनों का। अच्छा, सुबह की चाय के साथ अखबार या मोबाइल? अखबार। जी। बहसीत एडिटर सबसे मुश्किल फैसला? हर खबर का साथ फैसला। अच्छा, पसंदीदा उर्दू सहाफी? मैं सबसे ज्यादा ख्वाजा अहमद अब्बास को पसंद करता हूँ। अच्छा। उसके बाद महमूद अयाज साहब। जी माशाल्लाह जी। सुर्खी या इदारिया? सुर्खी, इसलिए कि इदारिया बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। बहुत जरूरी है। दबाव में काम करना पसंद किया या आजादी के साथ? दबाव में एक प्रेशर होना चाहिए। जी हाँ जी। इस वक्त उसका नतीजा जो है बड़ा अच्छा निकलता है। एक खबर जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? ऐसी बहुत सारी खबरें हैं, मैं नाम तो नहीं गिनवा सकता, बहुत सारी खबरें हैं। अच्छा, कलम या कैमरा? कलम। सोशल मीडिया नेमत या आजमाइश? नेमत भी है, आजमाइश भी है। एक खूबी जो हर सहाफी में होनी चाहिए? कि सही बोले। अच्छा, सच बोले। हाँ। अगर आप सहाफी ना होते तो क्या होते? सहाफी ही होता। सहाफी होते ना होता तो उस्ताद होता। ये दो ही फील्ड है। जी, वो बेहतर है। मैंने वही लिखा था आपके लिए। एक लफ्ज जो आपकी शख्सियत को बयान करे। इसका फैसला तो मैं नाज़रीन पर छोड़ता हूँ। फारिग वक्त में किताब या टीवी? किताब। टीवी तो मैं देखता ही नहीं। अच्छा, शुरू से, अब से नहीं जी, बिल्कुल शुरू से। नौजवान सहाफियों को मशवरा यह है कि अच्छी जबान सीख करके आए। जी। बगैर जबान सीखे कि आप नहीं आ सकते। मकसूद अली खान साहब ने एक बार बताया कि मुझे बड़ा प्यार करते थे मुझसे। तो एक बार उन्होंने बताया कि देखो आपने कोई लफ्ज गलत। अच्छा, मकसूद अली खान साहब भी एडिटर रह चुके हैं? हाँ, एडिटर रह चुके हैं। जी हाँ, एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने मुझे बताया, उस वक्त मैं सीनियर एडिटर था। जी। तो बताया कि देखो आप एक लफ्ज गलत लिखते हैं तो 100 में 99 लोग इसको मालूम भी नहीं करते, उन्हें मालूम भी नहीं होता कि ये लफ्ज गलत है। लेकिन एक आदमी को मालूम आता है कि आपने लफ्ज गलत लिखा है। तो आप उन 99 बेवकूफों की परवाह मत कीजिए, उस एक आदमी से डरिए जिसने आपकी गलती को पकड़ा। हाँ जी हाँ। तो इस बात का अगर आने वाले याद रखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जबान अच्छी होनी चाहिए और बेबाकी होना चाहिए उनके अंदर। और कम से कम 2 और ज़बानें, अगर उर्दू अखबार में आ रही तो 2 और ज़बानें, कन्नड़ा और अंग्रेजी, बहुत जरूरी आना चाहिए उनको। अच्छा, इफ्तिखार साहब, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
کہ آپ خود کو اردو سے دور مت کیجیے، اردو زبان سے آپ اخباروں کا مطالعہ کیجیے. اب تو اخبار آپ کو آن لائن بھی مل رہے ہیں، آپ کو پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادراہ کرم آپ بھی اردو پڑھیے، اس لیے کہ سارا اثاثہ ہمارا اردو زبان میں ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اردو. یہی میری خواہش ہے کہ ناظرین اخبار ضروری نہیں کہ سالار ہی خریدیں، آپ کون سا بھی اخبار جو اردو میں نکلتا ہے اس کو ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیے. ہاں، مطالعے کے بغیر انسان اوپر آ ہی نہیں سکتا، ترقی کر ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل، مطالعہ از ویری امپورٹنٹ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. یہی گزارش ہے معزز ناظرین سے کہ آپ اردو سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، جوڑے رکھیں. جی جی، بہت بہت شکریہ افتخار صاحب، آپ نے کتنی باتوں، اپنی قیمتی باتوں سے اور آپ نے صحافتی تجربے سے ہمارے ناظرین کو مستفید کیا. ناظرین، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، یہ تھے ہمارے آج کے معزز مہمان جناب افتخار احمد شریف صاحب، سابق مدیر روزنامہ سالار. افتخار صاحب کی باتوں سے نہ صرف ہمیں بلکہ صحافت سے جڑے ہر شخص کو جو ہے حوصلہ اور رہنمائی ملی ہے، اور یہ اس بات کی روشن مثال بھی ہے کہ اگر سچ قلم کے ساتھ جڑ جائے تو وہ جو ہے خبر نہیں لکھتا بلکہ تاریخ رقم کرتا ہے. ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ افتخار صاحب کے صحافتی سفر سے ہمارے ناظرین سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور آپ کی باتیں سب کے لیے حوصلہ، رہنمائی اور استقامت کا پیغام ہوں گی. ہماری نیک خواہشات جناب افتخار احمد صاحب کے ساتھ اور تمام ناظرین کے ساتھ بھی ہیں. آئندہ ہم پھر ملیں گے چند اور نئی باتوں اور نئی شخصیتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے سبیہ زبیر کو اجازت دیجیے. خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. ایک اور یہاں چلتے چلتے ایک شعر کہنا چاہوں گی جو افتخار صاحب کی باتوں کی بعد میرے ذہن میں آیا کہ اپنے حق کے لیے لڑو لیکن اپنے حق کے لیے لڑو لیکن دوسروں کے حقوق مت چھینو. بہت بہت شکریہ.